Good morning, students. Now today we shall discuss about factor affecting vapor pressure. देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। थोड़ा सा ये फैक्टर बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेपर प्रेशर है क्या। फिर आप रिमाइंड कर लेंगे, आपको ज़्यादा असुविधा नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, ये अगर ये क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में ये कोई लिक्विड रखा गया है, कोई लिक्विड रखा गया है। तो लिक्विड स्टार्टिंग में इवोपरेट होगा, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से लेयर को छोड़कर बाहर इस एम्प्टी पोर्शन में आएंगे। यानी फर्स्टली लिक्विड मॉलिक्यूल escape in this escape from the liquid layer and they are going towards this empty part. जब यहाँ पर इन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इन मॉलिक्यूल की जो नंबर बढ़ जाएगा, यानी तो इनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर बढ़ने के कारण कुछ समय के बाद से कंडेंस होना शुरू कर देंगे। कंडेंस होने का मतलब ये है कि ये वेपर से फिर जो है चेंज होने लगेंगे लिक्विड स्टेट में। तो वेपर पहले तो इवोपरेशन हुआ, फिर किस में गया, फिर वेपर से लिक्विड में गया। यानी कि यहाँ दो फिनोमेनन चल रहा है, एक इवोपरेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो एक हमने चीज़ बताया था आपको पिछले टर्म्स पर, यानी पिछले वीडियो में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। एट द टाइम ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन is equal to rate of condensation। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा इस लिक्विड और इस वेपर के बीच, तो उस समय जो वेपर के मॉलिक्यूलों के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वही वेपर प्रेशर होता है। यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल एट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब हमको यही देखना है कि ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो किस किस से प्रभावित होता है, उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो जरूरी चीज़ ये है कि ये वेपर का जो बनने का जो एक्सटेंट है वो नेचर पर निर्भर करता है कि वो लिक्विड किस नेचर का है। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि नेचर पर निर्भर करता है, तो इस नेचर का क्या मतलब है। नेचर कहने का मतलब क्या है, नेचर कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई लिक्विड हो जिसके मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन कम हो, और कोई ऐसा लिक्विड हो जिसके मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा लग रहा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स कम लग रहा है। जब अट्रैक्शन का फोर्स कम लगेगा तो इनके ज़्यादा चांस होगा स्केप करने का, लिक्विड के लेयर को छोड़ करके बाहर निकलने का ज़्यादा चांस होगा। और यानी कि इस केस में क्या होगा, यानी जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ इजिली जो है वेपर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लेकिन जहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ बहुत आसानी से वेपर के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि नेचर पर निर्भर करता है, यानी नेचर किस तरह का है। देखेंगे नेचर अगर लिक्विड का ऐसा हो कि उनके मॉलिक्यूलों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रहा हो तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये इस एम्प्टी पार्ट में मान लीजिए यहाँ पर है, ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड है और इन मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है, तो ये यहाँ से बाहर स्केप नहीं करेंगे, यानी रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। अब जब रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और जब अट्रैक्शन का फोर्स, सॉरी यहाँ पर देखिए, जब अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, और जब यहाँ अट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी जल्दी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर के मॉलिक्यूल यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे। वहाँ पर इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कंडीशन ये है कि नेचर कैसा हो, नेचर पर निर्भर करता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो
वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि एल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। एल्कोहल के मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स कम लगता है और वाटर के मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा लगता है। इस कारण जो वेपर प्रेशर एल्कोहल का होगा वो वेपर प्रेशर वाटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ क्या है, जो सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या प्रभावित करता है वेपर प्रेशर को, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मान लीजिए कि इसमें लिक्विड रखा गया है, लिक्विड रखा गया, ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ज़्यादा चांस है इसके वेपर में चेंज होने का। और मान लो कि यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, इसको हीट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर तो यहाँ पर वेपर बनने के चांस क्या होंगे, इसके कम होंगे। यानी रेट ऑफ, यहाँ पर रेट ऑफ चेंजिंग जो है, यानी इवोपरेशन क्या हो जाएगा, जब हम हीट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यानी जब हम हीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा फैक्टर जो प्रभावित करने वाला वेपर प्रेशर को कौन सा हो गया, टेम्परेचर हो गया। पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा हो गया टेम्परेचर। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जब कम रखेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। क्लियर। Now, next topic is the effect of addition of a non-volatile solute to a solvent. अब देखिए इस पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कहा, अब ये पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर अभी तक आप लोग नहीं सुने होंगे या सुने भी होंगे तो लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज वोलेटाइल सॉल्यूट एंड व्हाट इज नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली इवोपरेट हो जाए। क्या होता है वोलेटाइल का मतलब, इजिली इवोपरेट हो जाए, इवोपरेट हो जाए, इजिली इवोपरेट हो जाए। जो इजिली इवोपरेट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल बोलेंगे। और नॉन वोलेटाइल किसको बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल जिसका इवोपरेशन आसानी से ना हो, यानी कि जो इजिली इवोपरेट ना हो, यानी जो इजिली इवोपरेट ना हो। नाउ लिसन, वोलेटाइल एंड नॉट वोलेटाइल मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा ये फिगर के हिसाब से आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि वोलेटाइल में क्या कंडीशन होगा, नॉन वोलेटाइल में क्या होगा। हमने कहा कि वोलेटाइल इजिली इवोपरेट हो जाता है, तो यानी वोलेटाइल का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यह इजिली इवोपरेट नहीं होता है। और वोलेटाइल क्या होता है, इजिली इवोपरेट हो जाता है। तो जो वोलेटाइल है वो इजिली इवोपरेट हो जाता है, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो नॉन वोलेटाइल है वो क्या होता है, इजिली इवोपरेट नहीं होता है। इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे सोल्यूशन को बनाने जा रहे हैं जिस सोल्यूशन में एक वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, यानी जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये मान लो कि आप इसमें सॉल्यूट मिला दिए तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन बना तो इसमें क्या है, यहाँ तो जब प्योर ये सॉल्वेंट है उस केस में यहाँ पर तो इसके लेयर पर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, सिर्फ लिक्विड के नहीं सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं जो इजिली क्या हो सकते हैं, इवोपरेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन बन गया तो यहाँ पर मान लो कि पार्टिकल सॉल्वेंट का है तो बीच में सॉल्यूट का हो जाएगा, यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ किसके हो जाएंगे, इस तरह से ऊपर यहाँ कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी आ जाएंगे और कुछ सॉल्वेंट के रहेंगे। तो अब यहाँ जहाँ से इवोपरेट, जिस सरफेस से स्केप करना है, लिक्विड के मॉलिक्यूल को बाहर निकलना है, वहाँ पर जो निकलने के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जा रहा है, उसका कम हो जा रहा है। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आसानी से लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, फिर एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कि लिक्विड है,
इसके मॉलिक्यूल आसानी से इवोपरेट हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया वो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, वो आसानी से इवोपरेट नहीं हो सकता है, आसानी से इवोपरेट नहीं होगा। लेकिन जब सोल्यूशन बन गया तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ से स्केप कर रहा है ये मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के हैं। लेकिन यहाँ पर किसके पार्टिकल हैं, यहाँ जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट के भी हैं और किसके हैं, सोल्यूट के भी हैं। तो यानी यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए पूरा जो है सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। इस कारण यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज, रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। तो जब रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज कर जाएगा तो उस केस में वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन का कम हो जाएगा। और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, इसका ज्यादा है। यानी कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। क्लियर हो गया, ठीक। नाउ अब इसी के आधार पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा समझ गए कि वोल्टाइल क्या है, नॉन वोल्टाइल क्या है, और ये भी समझ गया कि वोल्टाइल में जब कोई नॉन वोल्टाइल ऐड कर देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब कैसे कम हो जा रहा है और कम होने का एक्सटेंट क्या है, ये सब चीजें हम आगे अभी पढ़ाएंगे आपको। राउल्ट्स लॉ, ये है राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, दो लिक्विड हैं जो वोलेटाइल हैं, यानी दोनों जो इजिली इवोपरेट हो जाने वाले हैं। तो इससे मान लीजिए कि हमने ये सोल्यूशन ले लिया, एक सोल्यूशन ये ले लिया, और मान लो कि ये एक सबस्टेंस यानी एक लिक्विड हमने ये ले लिया और एक लिक्विड हमने ये ले लिया। इसको हमने मान लिया कि यह ए टाइप का है और ये मान लो कि बी टाइप का है और दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को मिला देंगे, दोनों को जब हम मिला देंगे आपस में, हम देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर ये दो वोलेटाइल लिक्विड आपस में मिलकर के सोल्यूशन बनाते हैं तो ये सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ये है जिसका मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए है, एक ये मान लो कि इकाई ए है, और एक जो है बी है जिसका मोल फ्रैक्शन बी इकाई बी है। अगर हाँ, तो राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। अब इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन में इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का या किसी कंपोनेंट, वो इस ए के मोल फ्रैक्शन के, इसमें मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो किसका वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट ए का, प्योर कंपोनेंट ए का, यानी पी नॉट जीरो है, पी नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट बी का है, पी नॉट बी है। लेकिन यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें दो तरह के प्रेशर है, ए का भी प्रेशर है और बी का भी प्रेशर है। तो ए का जो प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए के द्वारा जो प्रेशर इसमें एक्सर्ट किया जा रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस सोल्यूशन में ए का जो नंबर ऑफ ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम देखेंगे मतलब क्या हुआ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स लगा रहे हैं। अब एक और रिलेशन इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि सोल्यूशन में बस एक ही कंपोनेंट है, हम मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन ही है जिसमें बस एक ही कंपोनेंट ए ही कंपोनेंट है। तो उस अगर मान लो ए ही टाइप का है तो वहाँ एक्स ए क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका, एक्स ए इज इक्वल टू 1,
यानी बस एक ही कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का हम निकालना है। जैसे मान लो कि यहाँ दो कंपोनेंट आप मानते थे पहले कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर मान लो कि अगर यह एक्स बी 0 हो जा रहा है पूरा पूरा, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। क्लियर। तो अब मान लो कि जब x इज इक्वल टू हम मान लिए 1, यानी कि हम मान लिए कि बस एक ही कंपोनेंट है सोल्यूशन में, सोल्यूशन नहीं वो प्योर सॉल्वेंट ही है, तो उस केस में p इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू मिलेगा, p इज इक्वल टू पी ए, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए, सॉरी यहाँ पर देखिए पहले ये पी ए इज इक्वल टू ये कांस्टेंट मिलेगा, और ये है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट, और इनटू क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए एक्स ए कर सकते हैं, पी काई ए कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू, अब देखिए यहाँ पर तो पी ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, कांस्टेंट मिल जाएगा, यानी पी ए इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलेंगे हम, पी नॉट ए, यानी और ये पी ए किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन द सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन लिक्विड दैट इज द ए टाइप का है, बस एक लिक्विड जो कंटेन किया है उस समय, यानी कि प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू यानी किसी भी पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरह से अगर हम बी का भी मान लें कि अगर हम मान लें कि एक्स ए इज इक्वल टू हम मान लें कि 0 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, किसके केस में, इस बी के कांस्टेंट केस में। और तब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसके केस में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जैसे मान लो कि अब सिर्फ और बी टाइप का है, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू लिख देंगे कांस्टेंट पी नॉट बी और एक्स बी। यह पी नॉट ए और पी नॉट बी ये चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, और कांस्टेंट के लिए दो कंडीशन हमने ले लिया। पहला कंडीशन क्या लिया हमने, पहला कंडीशन मान लिया कि इस सोल्यूशन में बस एक ही कंपोनेंट है, वो कौन सा है, ए है, तो जब एक ही कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। जब मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, जो इस इक्वेशन के हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लिखा था ना कि पी ए इज इक्वल टू क्या मिला है, कांस्टेंट इनटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, तो कांस्टेंट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, पी नॉट ए, और पी ए के बराबर, और पी ए क्या है, किस कंडीशन का है, ये कौन सा है, प्योर स्टेट का है, प्योर स्टेट का है ना, तो ये क्या है, पी नॉट ए हो जाएगा, यानी पी नॉट ए